हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम पेरी में स्वागत है। चलिए आज देख लेते हैं सेकेंडरी एग्जाम सेंटर जो आप लोग का हुआ है ना, तो उसका आंसर की देखिएगा 100 क्वेश्चन आप लोग कितना आंसर बनाए। ठीक है, तो जितना भी आप लोग को साइंस में पूछा गया था, कहने का मतलब हुआ कि आपको 80 क्वेश्चन पूछा गया था ना, तो 80 क्वेश्चन में जितना आपने बनाए हैं टोटल मिलाइएगा। ठीक है, और जो नहीं बना उस क्वेश्चन को जरूर याद करिएगा ताकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट मिल सके। ठीक है, यही सब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छा से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगा। ठीक है, तो जिसका भी आप लोग आंसर जानते हैं तो उसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। ठीक है, ताकि इससे आपको कॉन्फिडेंस और बढ़ सके। ठीक है, तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा फोकस से। ठीक है, आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़िएगा आगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि यदि यदि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। ठीक है, सभी को पता होगा कि यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर है तो दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण होता है ना, तो समतल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब बन सकते। ठीक है, कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं, यदि दो समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु को कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं, तो आप सभी को पता होगा कि अनंत बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, यानी किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। ठीक है, बताइएगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान कितना होता है। समतल दूरी का फोकस का मान होता है अनंत। ठीक है, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान अनंत होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो जिनका भी एग्जाम हुआ था ना, जो स्टूडेंट एग्जाम दे के आए उन्हीं का टिक मारा हुआ था। इसमें सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो हम जो आप बता रहे हैं ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि प्रकाश तंतु में प्रकाश का क्या होता है। ठीक है, प्रकाश तंतु में प्रकाश का क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी आंसर होगा। ठीक है, प्रकाश का क्या होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। 6 के बाद देखिएगा 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है हुई किरण मुड़ जाती है। ठीक है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है, तो अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं कि किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो आप लोग बताइएगा कि किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो अवतल लेंस में होता है। ठीक है, अवतल लेंस ए नंबर ऑप्शन सही होगा। दर्पण पूछता तो उत्तल होता है ना, और लेंस पूछा तो अवतल लेंस होगा। आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो 9 का राइट आंसर होगा बी नंबर हीरा का। ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक आप लोग जानते होंगे 2/2 यानी 2/2 होता है ना, यानी कि 2.42। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं कि किसी प्रकाश के चाल निर्वात में सी हो तो कांच n बराबर 1.5 में प्रकाश की चाल होगी। ठीक है, यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी हो तो कांच में प्रकाश की चाल होगी। प्रकाश में चाल क्या होगी, तो इसका जो क्वेश्चन है इसका अधूरा लिखा हुआ। ठीक है, आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा। कहते हैं कि स्विच लगाए जाते हैं। ठीक है, स्विच कहाँ लगाए जाते हैं, तो आप सभी को पता होगा कि इनमें से सभी में लगाए जाते हैं। ठीक है, भूकंप के तार में भी स्विच लगाए जाते हैं, ऋणात्मक तार में लगाए जाते हैं, धनात्मक तार में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इनमें सभी राइट आंसर होगा। 11 का डी राइट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में जो है अधूरा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। कहते हैं वोल्टेज था V1 पर शक्ति P2
का एक प्रतिरोधक वोल्टेज था, V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक को श्रेणी में जुड़ा हुआ तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। ठीक है, ये क्या पूछा, समतुल्य प्रतिरोध पूछा है ना, तो समतुल्य प्रतिरोध का ऑप्शन ए सही होगा। V1 के स्क्वायर बटा में P1, V2 के स्क्वायर बटा में P2। नेक्स्ट पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हम कहते हैं कि कौन सी अभिव्यक्ति विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। ठीक है, यानी कौन सी अभिव्यक्ति यानी विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता था, कौन करता आप लोग बताइएगा। तो 13 का आंसर होगा इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें सभी होगा, भी स्क्वायर बटा में आर और आई स्क्वायर आर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं कि विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। ठीक है, विभक्त वलय किस में प्रयुक्त होता है ये बताना है आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा मोटर में। ठीक है, विभक्त वलय किस में प्रयुक्त होता है, मोटर में होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहते हैं कि विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। ठीक है, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है, तो आप जल्दी से आंसर बताएगा 15 का, तो हो जाएगा चुंबकीय प्रभाव पर। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा सही, चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 में कहते हैं कि टेहरी बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया। ठीक है, टेहरी बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया, तो 16 का आंसर ए होगा उत्तराखंड। ठीक है, टेहरी बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया, तो उत्तराखंड होगा, ए नंबर राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है ना। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो प्रत्यावर्ती धारा है ना। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, प्रत्यावर्ती धारा। एक मिनट 17। आइए 18 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 में कहते हैं कि आंतरिक कोण सघन माध्यम में आपतन कोण जिसके अनुरूपी अपवर्तन कोण होता है। ठीक है, आंतरिक कोण सघन माध्यम में आपतन कोण जिसके अनुरूपी अपवर्तन कोण होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 19 में कहते हैं कि वस्तु दूरी घटने पर उत्तल दर्पण की आवर्धन का मान क्या होता है। वस्तु दूरी घटने पर उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है, तो घटता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, घटता है। ठीक है, चलिए 20 नंबर आइएगा, क्वेश्चन नंबर 20 में कहते हैं कि डायनमो बदलता है। ठीक है, डायनमो बदलता है, तो डायनमो किस में बदलता है, तो डायनमो बदलता है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ओके, तो 20 का भी हुआ। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर में इसमें चालक के विभवांतर एवं धारा का अनुपात कहलाता है। ठीक है, चालक के विभवांतर एवं धारा का अनुपात क्या कहलाता है, तो आप लोग को आंसर पता होगा कि प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, चालक की विभवांतर एवं धारा का अनुपात क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 में कहते हैं कि स्नेल के नियम में अचर होते हैं। ठीक है, स्नेल के नियम में अचर क्या होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा प्रकाश के वर्ण एवं माध्यम युग्म। ठीक है, प्रकाश का वर्ण एवं माध्यम युग्म हो जाएगा। अगर इनमें से का क्वेश्चन अगर गलत रहे आपके हिसाब से तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देगा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 कहते हैं क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान होता है। ठीक है, क्षारीय ऑक्साइड के पीएच विलयन का मान कितना होगा, तो 23 का आंसर होगा डी नंबर 9 होगा। ठीक है, 7 नहीं होगा। ठीक है, 7 होगा तो उदासीन होगा, 2 और 4 होगा अम्लीय होगा। ठीक है, यानी कि 7 से कम होता है क्या होता है, अम्लीय होता है, और 7 होता है उदासीन, और 7 से ज़्यादा होता है क्षारीय, तो डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24, क्वेश्चन नंबर 24 में कहते हैं कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोगिता होगी। ठीक है, संयोगिता आपको बताना है कितना होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 2। ठीक है, कितना होगा, 2 होगा। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है तो संयोगिता होगा 2। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच
कितने अबंध बनते हैं? तो एक अबंध बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि एल्किन का समान सूत्र होता है, ठीक है, बताइएगा एल्किन का समान सूत्र क्या होगा? तो CnH2n होता है ना, CnH2n होता है। ये दोनों तो किसी का नहीं होता है तो एल्किन और एल्केन एल्काइन का नहीं होता है ना। नेक्स्ट बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में कहते हैं कि निम्नलिखित में कौन सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, ठीक है, कौन सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो ये बताइएगा आपको, ठीक है। तो 27 का आंसर होगा Na, मतलब सोडियम होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहते हैं कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं, ठीक है। बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं? तो एक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 29। आर्गन की परमाणु संख्या क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में बताइएगा कि आर्गन की परमाणु संख्या क्या है? तो आर्गन 18 होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़िएगा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु, ठीक है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली आपको अधातु को चुनना है, ठीक है। तो 30 का आंसर बताइएगा जल्दी, ब्रोमीन होगा, ठीक है। पारा जो द्रव है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली क्या धातु है, ठीक है। और यहाँ पर आपको पूछा अधातु, तो ऑप्शन नंबर सी होगा सही, ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा क्वेश्चन नंबर 31। कहते जब काली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, ठीक है। जब काली चूना पर जल डाला जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो होगी ऊष्मा क्षेपी, ठीक है, ऊष्मा क्षेपी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32। कहता है कि निम्नांकित में कौन उपधातु है, ठीक है। तो 32 का आंसर कौन होगा? उपधातु बताना Sb होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33। कहते हैं कि निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है, ठीक है। कौन शराब के रूप में आता है? शराब के उपयोग में कौन आता है? तो ई बताना आपको। 33 का आंसर कौन होगा? एथेनॉल होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी से होगा, 33 का डी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। कहते हैं CH3 CH2OH और CH3O CH3 में किस प्रकार समयवी है, ठीक है, किस प्रकार समयवी है? तो 34 का आंसर क्या होगा? ए होगा, ठीक है, यानी क्रियाशील समयवी होगा, क्रियाशील समयवी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 35 में कहते हैं कि निम्नलिखित में कौन मुख्यतः बायोगैस का संगठक है, ठीक है। बायोगैस का संगठक कौन है, ई बताना आपको। तो 35 का आंसर ए नंबर होगा, CH4, ठीक है, मीथेन जिसको कहते हैं। नेक्स्ट आइएगा कहते हैं विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, ठीक है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। अशुद्ध धातु क्या क्या बनाया जाता है? तो अशुद्ध धातु को एनोड बनाया जाता है, ठीक है। अशुद्ध धातु के क्या बनाया जाता है? कैथोड बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, हो सकता है यहाँ पर अशुद्ध की जगह शुद्ध कर देगा, तो अशुद्ध धातु में कैथोड बनाया जाता है और अशुद्ध धातु में एनोड बनाया जाता है, ठीक है। तो आंसर नंबर सी होगा सही। क्वेश्चन नंबर 37 में कहते हैं कि ड्यूरालिमाना किस धातु का मिश्र धातु है, ठीक है, किस धातु का मिश्र धातु है? तो ये बताना आपको, तो हो जाएगा एल्युमिनियम का, ठीक है, सी नंबर सही होगा। 37 के बाद 38 देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38 में कहते हैं कि एसिटिक एसिड का IUPAC नाम बताइए, ठीक है। एसिटिक एसिड का IUPAC नाम बताना है, क्या होगा? तो होगा एथेनोइक अम्ल होगा, ठीक है, एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर इसका ए सही। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 में कहते हैं कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है, ठीक है, कौन सा गैस बनता है? तो हो जाएगा C2H2 होगा, ठीक है, C2H2 गैस बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 में क्वेश्चन कहते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे और गर्म
जल से अभिक्रिया नहीं करती, ठीक है। कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो ए नंबर होगा सोडियम नहीं करते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा 41 है ना। क्वेश्चन नंबर 41 में है कि निम्नांकित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। 41 में आपको बताना है कि कौन जो है रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया आपको ए नंबर ही ऑप्शन सही है, ठीक है। ए नंबर आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। यानी प्राकृतिक धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है, कौन सी धातु है? तो 42 का भी होगा सोना, ठीक है। सोना में कभी जंग वगैरह नहीं लगता, इसलिए मुक्त अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन नंबर 43, भोजन के पाचन के लिए हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है, ठीक है। भोजन के पाचन के लिए हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है? HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े आपका यहाँ से बायोलॉजी स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44, कहते हैं क्षार के जलीय विलयन का स्वाद होता है, ठीक है। क्षार के जलीय विलयन का स्वाद कैसा होता है? तो सभी को पता होगा कड़वा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। निम्नलिखित में कौन संरक्षक अम्ल है, ठीक है। संरक्षक अम्ल बताना है कि कौन होगा। संरक्षक अम्ल कौन है तो बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, ठीक है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 46 का भी होगा उपचयन होगा, ठीक है। उपचयन होगा, उपचयन, बी नंबर सही। क्वेश्चन नंबर 47, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से कौन सी अभिक्रिया होती है, ठीक है। यानी कि आपको जल्दी से बताना है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो हाइड्रोजन गैस एवं फेरस क्लोराइड बनता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस एवं फेरस क्लोराइड बनता है, ओके, डी नंबर। आइए 47 के बाद देखिएगा 48 में कहते हैं कि निम्नलिखित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है, ठीक है। सबसे अधिक अम्लीय का मान बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर होगा B1, ठीक है। जितना कम होगा pH मान उतना अम्लीय ज़्यादा होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला 49 में, ठीक है। लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक है, ठीक है। लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक है? तो 49 का आंसर होगा बी, गंधीय होगा, ठीक है। लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक होगा? गंधीय होगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि क्रामाकुंचक गति विशेषकर पाई जाती है, ठीक है। क्रामाकुंचक गति विशेषकर पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? तो ग्रास नली में पाई जाती है, ठीक है। इसका सी नंबर आंसर होगा 50 के सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़िएगा 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कि अमीबा में पोषण की विधि है, ठीक है। अमीबा में पोषण की विधि, तो अमीबा में पोषण की विधि क्या होती है? प्राणी संपोषण होता है ना, ऑप्शन नंबर इसका सी सही। अमीबा में पोषण की विधि प्राणी संपोषण। स्वपोषी थोड़ा होगा, स्वपोषी का मतलब वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनावे ना। आइए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52, कहते हैं सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, ठीक है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि बताना है, कौन होगा? तो पिट्यूटरी होगा, ठीक है। पिट्यूटरी होगा सबसे अंतः छोटी ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 में बताइएगा आंसर क्या होगा कि पौधे के वायवीय भाग से जल के वाष्प रूप में निष्कासन की क्रिया कहलाती है, ठीक है। निष्कासन की क्रिया क्या कहलाती है? तो ई बताना आपको। तो इसका आंसर होगा बाष्पोत्सर्जन, ठीक है। बाष्पोत्सर्जन। पौधे के वायवीय भाग से जल के वाष्पन के रूप में निष्कासन की क्रिया कहलाती है, तो बाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 54, कहते हैं कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, ठीक है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ए नंबर, सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। सिनेप्स, ओके। 54 के बाद 55 आइएगा, कहते हैं जठर ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। बताइएगा जठर ग्रंथि पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है जठर ग्रंथि?
तो जठर ग्रंथि आपको पाई जाती है अमाशय में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, आइएगा अगला क्वेश्चन। कहते हैं यूरिया रक्त में प्रवेश से करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है, ठीक है। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है, तो हो जाएगा यकृत से, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं लैटेक्स पाया जाता है, ठीक है। लैटेक्स किस में पाया जाता है, तो हो जाएगा आपको कनेरा में, ठीक है, कनेर में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में कौन सजीव में पाए जाने वाला जैव पराक्रम है, ठीक है। यानी कि सजीव के लक्षण क्या, श्वसन होता है, जनन होता है, पोषण होता है, इनमें से सभी। तो 58 क्या होगा, इनमें से सभी, ठीक है। ओके, सजीव के लक्षण है इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 में कहते हैं कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है, ठीक है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तब विषम पोषी होगा, ठीक है। स्वपोषी थोड़ा होगा, अपना सब भोजन खुद नहीं बनाते हैं। देखिए अस्थि क्या है, ठीक है। अस्थि क्या है, तो 60 का ए नंबर होगा, उत्तक है, ठीक है। अस्थि क्या है, तो उत्तक हो जाएगा, 60 का ए नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं मानव हृदय का औसत प्राकुंचन दाब लगभग कितना होता है, ठीक है। तो 61 का आंसर होगा 120 mmHg होगा ना। तो ये गलत मार दिए हैं, ए नंबर से होगा, 150 थोड़ा होता है, 120/80 होता है ना, 120/80 होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कीटों का प्रमुख श्वसन अंग है, ठीक है। कीटों का प्रमुख श्वसन अंग क्या होगा, तो ट्रेकिया होगा, ठीक है। फेफड़ा से तो बड़ा बड़ा जीव जंतु सांस लेते हैं ना, जैसे मानव होगा, जानवर होगा। आइए, गिल्स से तो मछली सांस लेते हैं, ठीक है। तो ट्रेकिया होगा 62 के सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 63 में कि पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है, ठीक है। पेप्सिन नामक एंजाइम जो है, पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को किस में बदल देता है, तो पेप्टोन में बदल देता है, ठीक है। प्रोटीन को बदल देता है पेप्टोन में। तो 63 के ए नंबर सही होगा। 64 नंबर देखिएगा, आयरन पाया जाता है, ठीक है। आयरन किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में थोड़ा पाया जाता है, ठीक है। यानी कि क्लोरोफिल में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो 64 का आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा, लाल रक्त कणिका में, जिसको कहते हैं आरबीसी, ठीक है। रेड ब्लड सेल यानी कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एटीपी में फॉस्फेट की संख्या होती है, ठीक है। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या होती है, तो कितना होती है आप लोग बताइएगा, 3 होती है, ठीक है। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। अगला क्वेश्चन कि ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयों को क्या कहते हैं, ठीक है। ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयों को क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं ना। तो 66 के डी नंबर सही होगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, ठीक है। इंसुलिन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन के कमी के कारण मधुमेह रोग होता है ना, मधुमेह रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है ना, ये होता है मधुमेह रोग। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 में कहते हैं कि नर हार्मोन जो है, नर हार्मोन है, तो नर हार्मोन क्या होगा, है ना। 68 का आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी से होगा। ओके, अगला क्वेश्चन कहते हैं निशाल नलिका पाई जाती है, ठीक है। निशाल नलिका किस में पाई जाती है, ये जल्दी से बताना है। तो न्यूरॉन में पाई जाती है, ठीक है। निशाल नलिका पाई जाती है न्यूरॉन में। क्वेश्चन नंबर 70 बताइएगा, द्विखंडन होता है, ठीक है। द्विखंडन किस में होता है, तो द्विखंडन जो है अमीबा पैरामीशियम दोनों में होता है, ठीक है। तो 70 का आपको होना चाहिए, ईस्ट में तो नहीं होता, मगर इनमें से ए बी और सी सही है, तो इसको डी मार लीजिएगा, ठीक है। बी और सी दोनों में होता है, मैंने अमीबा भी होता है, पैरामीशियम भी होता है, ठीक है। तो द्विखंडन होता है बी और सी, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा, मानव फेफड़ा किस तंत्र का भाग है, ठीक है। मानव फेफड़ा किस तंत्र का भाग है,
तो श्वसन का होगा, ठीक है, श्वसन तंत्र का भाग, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए, कहते हैं गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है, ठीक है, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है, तो 72 का आंसर होगा मृत जीवी, ठीक है। पोषण गोबर छत्ता में किस प्रकार का शोषण होता है, तो मृत जीवी। नेक्स्ट बढ़िएगा, लार निम्न में से किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, ठीक है, लार जो है किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, तो पैरोटिड ग्रंथि से, ठीक है, पैरोटिड ग्रंथि से स्रावित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, मनुष्य में आहार नाल, इन्हें पूछा है कि छोटी याद या बड़ी याद, ठीक है, मनुष्य में आहार नाल की लंबाई पूछा है तो 8 से 10 मीटर, अर्थात इसको बोलेगा तो आप बोल सकते हैं कि लगभग में 32 फीट, ठीक है, 32 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांत पर बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है, ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताएगा। 75 के क्या होगा, दंत फलक बनता है, ठीक है। दांत की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है, तो दंत फलक कहलाता है, तो डी नंबर इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में कौन मनुष्य की सबसे छोटी आंत का भाग नहीं है, ठीक है, छोटी आंत का भाग नहीं है तो होगा कोलोना, ठीक है, कोलोना नहीं है, इलियम, जेजोनम और डिडोनम, ठीक है, डिडोनम, जेजोनम, इलियम, ये आप तीनों है, ठीक है, बाकी कोलोन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77, कहते हैं छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद क्या कहलाता है, तो सकस एंटीरस, सकस एंटेरिकस कहलाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा, CFC का व्यापक उपयोग होता है, ठीक है, मतलब CFC का उपयोग किसमें सबसे ज़्यादा होता है ये बताना है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यानी सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है, ठीक है, सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण क्या होगा, तो इनमें से बी और सी दोनों होगा, ठीक है, जीवाणु और कवक दोनों होगा। 79 के डी नंबर से होगा, ए नंबर नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न से किसकी दीवार सबसे मोटी होती है, ठीक है, किसकी दीवार सबसे मोटी होती है, तो होगा बायां निलय के, ठीक है, बायां निलय की हो जाएगा। तो आपको 80 क्वेश्चन जो था पूरा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से जो न्यू स्टूडेंट रहिएगा, ठीक है, जो अगले बार दीजिएगा जिसका एग्जाम इस बार नहीं हुआ, तो आप क्वेश्चन देख लीजिएगा कि अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, ठीक है, इसी तरह की आपको तैयारी भी करना है। अगर इस तरह का वीडियो अगर सब्जेक्टिव का आंसर चाहते हैं तो आपको प्ले लिस्ट में जाइएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार क्वेश्चन को, ठीक है, आप वीडियो को आराम से रोक कर क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को हम पूरा आपको दिखा देते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दिएगा। चलिए इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है, तो रहने देते हैं, आज का इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक यू।